दोस्तों आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद लेकिन बात कर रहे हैं अपडेट्स की। और आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा वही ताइवान प्रो, जिसका हम सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। ये शो ख़त्म होते ही बात तो करनी ही थी। अब इसके अंदर मैं बात करूँगा, हमारे 3 इंडियन एथलीट्स ने कम्पीट करा इसमें, मनोज पाटिल, निशांत बंसल और लवप्रीत सिंह। अब बात करते हैं हम लोग, ये लोग किस तरीके से सारे लोग दिख रहे थे। सबसे पहले लवप्रीत सिंह के साथ में, तो लवप्रीत ने इस बार कर दिया कमाल, क्योंकि ये गए और वहाँ पर डायरेक्टली ये क्वालिफाई हो गए फर्स्ट कॉल आउट के अंदर में। और इसके अंदर हम देख सकते हैं ये कम्पीट कर रहे थे टॉप 3 मतलब एथलीट्स के साथ साथ में जो 3 एथलीट्स हैं टॉप के, उनके अंदर ये लगातार हमें दिखाई दिया, मतलब जो चौकोर बक्सा होता है ना उसके ये दिखाई दिए लेफ्ट साइड पे खड़े हुए और एक वहाँ पे खड़ा होता। तो ये टॉप 3 के अंदर समझ आ रहा था कि आ सकते हैं, इस चीज़ के काफ़ी चांसेस थे, टॉप 4 में भी आ सकते थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट हुआ अनाउंस तो इनको मिली 3rd प्लेसिंग। और यहाँ पर इन्होंने एक अपनी लाइफ की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शेप डिस्प्ले करी एक प्रो शो में, वो भी इंडिया से बाहर जा करके, क्योंकि इस बार इन्होंने कम्पीट करा था शेरू में, तब भी 5th प्लेसिंग लेकर के आए। इनके लिए ये भी वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 3rd प्लेसिंग तो उससे भी ऊपर ही आ गए। और यहाँ पर इनकी फिजिक दिखाई दी काफ़ी ज़्यादा टाइट, मतलब हार्डनेस जहाँ जहाँ पर दिख सकती थी, वेस्क्युलरिटी जहाँ जहाँ पर दिख सकती थी उसकी बात करूँ तो वो शोल्डर्स की बात करूँगा मैं, उसमें वहाँ पर दिखाई दे रही थी। और फ्रंट से बॉडी इनकी टाइट दिख रही थी। वहीं अगर बात करता हूँ, कंपेयर करता हूँ मैं इनको दूसरे एथलीट से जो टॉप के एथलीट से, तो बैक पोजेस के अंदर कहीं ना कहीं लवप्रीत के अंदर एक वो अभी भी एक डेंसिटी की कमी दिख रही है बैक में एज़ कम्पेयर टू टॉप एथलीट्स, और बैक से लैगिंग थे। वहीं अगर इनकी बैक और ऊपर आ जाएगी ना तो ये एथलीट जहाँ भी 3rd आकर के चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है एथलीट एक प्रो शो जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं, एथलीट 2nd आ जाए, 1st आ जाए। ये चीज़ें हम आगे जा कर के इनसे देखने वाले हैं इनकी ओर से, और मैं इनसे अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें करने लग गया हूँ, क्योंकि ये एथलीट जब इस तरीके से बाहर शोज़ में प्लेस हो रहा है तो फर्स्ट भी आ सकता है। बाकी जिस तरीके से इनकी फिजिक दिखाई दे रही थी, डेफिनेटली लवप्रीत के हम अंदर हम देख सकते हैं इनकी चेस्ट एज़ कम्पेयर टू मतलब दूसरे एथलीट्स थोड़ी सी फ्लैट रहती है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता कि ये फिजिक को बहुत ख़राब कर रहा हो। इनकी फिजिक जो चमकती है ना, वो चमकती है इनके एब्स ऑब्लिक्स के सेक्शन से, और इन्होंने पता था कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनको ये बात पता थी, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ में खेला है। ये दिखाई रायन टेरी की तरह से अपने एब्स और ऑब्लिक्स का पोज दिखा रहे थे, इनके लैट्स कर रहे थे फ्लेयर आउट, एब्डोमिनल्स का सेक्शन एकदम टाइट कसा हुआ और सारे एब्स एकदम क्रिस्पीनेस से भरे हुए थे। तो वो चीज़ इनकी एक प्योर क्लासिक फिजिक को दिखा रही थी। ये चीज़ मेरे को इनकी सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी कि इनको पता था इनके अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने प्ले किया। ये चीज़ मैं सारी की सारी इसमें इनकी तारीफ़ें करूँगा। बस वही है, जहाँ पर लैग कर रहे थे वो थी बैक, और वो टॉप एथलीट्स के आगे कहीं ना कहीं एक फीकी थोड़ी सी पड़ती हुई नज़र आ रही थी, और डेंसिटी नहीं है बैक में उस किस्म की, एक वो सॉफ्टनेस आ रही है। तो यहाँ पर ये पीछे हैं, अभी उस चीज़ में और टाइम लगेगा, मसल गेन होगी, टेंस बैक बनेगी तो ये ऊपर आते चले जाएंगे। बाकी शो की लाइटिंग एकदम पुअर थी, पता नहीं लग रहा था कि भाई फिजिक किसकी कैसी दिख रही है, पीछे से वो डिस्को लाइट्स बहुत ज़्यादा चल रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको, बहुत बड़ी बात है, काफ़ी एक बड़ी जीत है इनका। प्रोबेबली बेस्ट पैकेज ये होना चाहिए टिल डेट, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कमाल की फिजिक थी। इसके बाद हम बात करते हैं मनोज पाटिल की, और उन्हीं के साथ साथ निशांत बंसल की, क्योंकि निशांत बंसल का नहीं पता था कि वो कम्पीट करने के लिए आने वाले, मनोज का तो कंफर्म हो गया था। तो ये दोनों एथलीट्स हमें दिखाई दिए 3rd कॉल आउट में प्री जजिंग के दौरान। और इसके अंदर में मनोज आपको दिखाई देंगे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकी और सॉफ्ट एट द सेम टाइम। इनकी एक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ थी वो होती है हमेशा इनके ऑब्लिक्स, जो साइड से दिखते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। वेस्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकी दिखाई दे रही थी, और बॉडी में वही है कि साइज़ अच्छा है बट वो एक उस तरीके से टाइटनेस जो होनी चाहिए मेंस फिजिक एथलीट पे, वो ये लैग कर रहे थे। हो सकता है किसी वजह से बॉडी सॉफ्ट पड़ गई हो, ट्रैवल करके इंसान जाता है इतनी दूर तक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एथलीट्स की पीछे जो हमें नहीं पता होती, तो उनमें से कोई एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने पीक इसलिए ना हिट करी हो। इनकी प्लेसिंग नहीं पता क्या आई, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्कोर कार्ड्स आए ही नहीं हैं, बस ये पता है हमें कि ये आए 3rd। इसके बाद अगर बात करता हूँ इनके बाद, तो नाम आता है निशांत का। अब निशांत की बॉडी मुझे आगे से देखने में, मेरे को मतलब वन ऑफ द फेवरेट मेरे एथलीट है आगे से, अगर मैं बात करूँ इंडियन एथलीट्स में, बहुत मेरे को सही इनकी बॉडी लगती है, और इस बार भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे। अगेन लाइट्स पीछे से ऐसी थी कि बॉडी जज करनी काफ़ी मुश्किल ऐसे में पड़ जाती है, बट जितना मुझे समझ आ रहा है कैमरे से देखते हुए, इनकी बॉडी आगे से मुझे टाइट दिखाई दे रही थी।
अब कंडीशन थे एकदम ड्राई थे या नहीं वो कहना मुश्किल है, उस पर अभी भी एक डाउट है कि ड्राई आए थे कि नहीं आए थे। बट आगे से इनके जो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है वो इनके बड़ी चेस्ट और लैट्स जो नीचे वेस्ट तक आकर के जुड़ते हैं, वो उनके जेनेटिक्स ही इतने अच्छे हैं कि उस वजह से एक फ्लेयर आउट इनकी फिजिक करती हुई नजर आती है। काफ़ी हद तक मैंने पहले भी बोला है कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की तरह इस वाले पोज को हिट करते हैं, इनकी बॉडी मुझे वैसी वैसी लगती है। और थर्ड इनको कॉल आउट में डाला गया। अब जैसे ही पलटे ना ये, तो पलटते ही गेम एकदम से पलट जाती है। मनोज पाटिल की बैक काफ़ी ज़्यादा 3D और राउंड और कंप्लीट होने के कारण एकदम से चमकती है इनके आगे, और वहीं निशांत की जो बैक एकदम वो फ्लैट दिखने लगी। बाकी इनमें से कौन ज़्यादा रिब्ड था, मेरे हिसाब से निशांत बंसल इनमें से, इन दोनों में से, मनोज और निशांत में से निशांत ज़्यादा रिब्ड थे, ज़्यादा शार्प थे। तो निशांत को और मनोज को थर्ड कॉल आउट में बुलाया गया प्री जजिंग में। जब फाइनल्स हुए ना तो सिर्फ निशांत को प्री जजिंग में बुलाया गया, लेकिन मनोज को जजेस ने बुलाया ही नहीं। अब उनकी बॉडी में एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हुई है वो उनको भी नहीं पता। वो काफ़ी ज़्यादा इसके बाद में वीडियो में एक परेशान दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा एक टूटते हुए अंदर से दिखाई दिए वो, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था उन्होंने गड़बड़ी क्या करी है ट्रैवल करते दौरान, या खाने के वजह से जो वो कार्ब लोड कर रहे होंगे उस वजह से गड़बड़ी हुई है, इतना सॉफ्ट लुक उनका क्यों आया। तो वो खुद काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड है अपनी इस पोजीशन से, अपनी इस प्लेसिंग से। खैर, एथलीट्स के साथ ऐसा पहले भी कई बार होता है, बट एथलीट्स लगातार हमारे कम्पीट करते रहते हैं और उसके बाद और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो अभी उनका कहना है वो अपनी पोजिंग पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखते हैं अपनी फिजिक पे या किसी और पर्टिकुलर बॉडी के किसी और पार्ट पे भी उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने का कोई अभी प्लान बनाया है या नहीं। तो फिलहाल मनोज के लिए यही था। बाकी दो हमारे एथलीट्स ने काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म करा। निशांत की क्या इन्होंने प्लेसिंग दी है वो बाद में हमें पता लगेगी, अभी तक हमें नहीं पता, देखना होगा। शायद टॉप 10 के बाहर ये आएंगे जितना मुझे समझ आता है। बाकी लवप्रीत यहाँ पर थर्ड आ गए। यही था अपने इंडियन एथलीट्स की वजह से शो जिसके लिए हमने बात करी, और कोई मेन एथलीट्स में कम्पीट नहीं कर रहा था। बाकी ये कोई बहुत बड़ा शो नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम शो नहीं है। मेन स्ट्रीम इसीलिए बना क्योंकि अपने एथलीट्स यहाँ से उड़ के बाहर गए। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो बात आती है फॉरेन एथलीट्स की, निक वॉकर की। निक वॉकर हमें फाइनली दिखाई दिए दोस्तों स्टेज पे गेस्ट पोजिंग करते हुए, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमने उनको देखा है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये दिखाई दी कि उन्होंने अपना साइज़ बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया, और लोग तो बस यही देख के खुश हो गए कि निक वापस आ गए हैं स्टेज पे। एटलीस्ट हम उनको पोज करते हुए तो देख रहे हैं। आपको दिखाई देगा निक के अंदर एक अच्छी खासी फुलनेस है, उनके एब्स एकदम वही डीप एब्स दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम इनका एक ब्लॉकी मिड सेक्शन है जो रहने ही वाला है। लेग्स इन्होंने ट्रेन ही नहीं करे इतने टाइम से जब से इनकी इंजरी हुई है, क्योंकि अभी अगर आप लगाओ तो ये बिल्कुल 1 महीना हो गया है। पिछले महीने ओलंपिया हुआ था 4 से 5 तारीख को, और आज 4 तारीख है, तो पूरा 1 महीना हो गया है। इनकी इंजरी अब काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। वही था एक्सपेक्टेड के हो जाएंगे 1 महीने में काफ़ी हद तक ठीक। अब देखना होगा कि ट्रेनिंग प्रॉपरली कब से करनी शुरू करेंगे। लेकिन इस 1 महीने में ट्रेनिंग ना करते हुए भी आप देखोगे इनके अंदर साइज़ एकदम ओके है, जहाँ पर होना चाहिए। ग्लूट्स में, हैम्स में, हर जगह पर वही फुलनेस, वही साइज़ है। यहाँ पर ये थोड़े से वो हंसी मजाक भी चल रहा था दूसरे एथलीट्स के साथ में। एक वो फन वाला मूवमेंट होता है ना, एक बच्चा भी आया था छोटा सा, वो भी निक वॉकर के साथ में पोजिंग कर रहा था। तो मेरे को जे कटलर वाली बात भी याद आ गई। 2010 में जे कटलर भी ऐसे एक अपने एक फ़ैन के साथ में पोजिंग करा करते थे। वो बहुत फ़नी बना देता है, उससे पता लगता है कि एक बॉडी बिल्डर का साइज़ कितना ज़्यादा है। जब एक छोटा सा बच्चा है बिल्कुल दिखाई देता है ना गेस्ट पोजिंग करते हुए, तो उससे एक बॉडी बिल्डर की पता लगता है कि वो कितना एनॉर्मस है। ऐसे निक वॉकर के साथ हमने यहाँ पर देखा कि वो कितने बड़े दिखाई दे रहे थे, और साइज़ थिकनेस कितनी ज़्यादा है इस एथलीट में। अभी तक जाहिर सी बात है इन्होंने लेग्स या अपनी बॉडी को ट्रेन ज़्यादा नहीं करा होगा। अपर बॉडी थोड़ी बहुत फिर भी कर ली होगी, बट लेग्स की इन्होंने एक भी ट्रेनिंग सेशन अभी तक नहीं लगाए होंगे। देखते हैं निक वॉकर अब कम्पीट कहाँ पर करेंगे 2024 में। क्या वो आर्नोल्ड ओहायो खेलेंगे, या फिर वो आर्नोल्ड यूके में खेलेंगे जहाँ पर कि प्राइज मनी अच्छा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास में क्वालिफिकेशन है नहीं। और ऐसे में उनको इनविटेशन भी मिल सकता है, और इनविटेशन दे भी देना चाहिए। अगर ये एथलीट डिसाइड करता है ना कि ये सिर्फ साइज़ पुट ऑन करेगा, ओलंपिया की तैयारी करेगा, तो ऐसे में ज़रूर से एक इनविटेशन दिया जाना चाहिए इनको। बाकी अगर ये डिसाइड करते हैं जंप करने के लिए आर्नोल्ड क्लासिक में या फिर यूके या किसी और प्रो शो में, तो वो भी खेल के जीतना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए इस एथलीट के लिए। वहाँ से तो क्वालिफिकेशन मिलेगी ही मिलेगी। देखते हैं इनका आगे का एग्जैक्ट प्लान क्या है, इनविटेशन पे क्वालिफिकेशन लेना या फिर किसी प्रो शो को जीत करके फिर क्वालिफिकेशन लेना। फिलहाल अभी बॉडी इस तरीके से दिख रही है। डेफिनेटली इन्होंने अपना साइज़ लूज़ किया होगा कुछ ना कुछ पिछले 1 महीने में। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये अपने बेस्ट पर होते तो एक बहुत अच्छी और फिजिक लेकर के आते। इम्प्रूवमेंट इनके अंदर में काफ़ी अच्छे हुए होंगे। पर कड़वा सच यही है कि निक वॉकर का स्ट्रक्चर कोई प्लीजिंग स्ट्रक्चर नहीं है जजेस की आइज़ में। और जिस तरीके से आते हैं ना अपना गट एक लूज छोड़ करके, वो पहला इंप्रेशन ही ऐसा पड़ता है कि स्टमक निकला हुआ है, हैंग कर रहा है एक एथलीट का। इवन दो पोजिंग के बीच में या हर पोज करते दौरान ये अपने स्टमक को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो इनिशियल इंप्रेशन जो पड़ता है वो इतना ख़राब पड़ता है कि समझ आ जाता है एक ब्लॉकी मिड सेक्शन वाला एथलीट अभी स्टेज पे चल के आ रहा है, वो हमें अपनी फिजिक दिखाने वाला है।
वो इंप्रेशन जजेस के दिमाग में एक छाप छोड़ ही देता है कि ये फिजिक नहीं चाहिए। और आज का ज़माना तो हमें पता ही है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स कितने डिफरेंट हो चुके हैं। आज क्लासिक फिजिक चाहिए जजेस को एज अ मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर, मिस्टर ओलंपिया विनर के रूप में। और इसीलिए यहाँ पर डेरेक हार्डी, इनकी फिजिक्स ज़्यादा पसंद की जा रही है, सैमसन दौदा भी इवन। बट निक वॉकर कंटिन्यूसली लड़ते आ रहे हैं अपनी जेनेटिक्स से, कंट्रोल कर रहे हैं अपने मिड सेक्शन को। पिछले 3 साल में काफ़ी चेंज कर लिया है खुद को, बट स्टिल वो चीज़ तो रिफ्लेक्ट होगी जो उनकी बॉडी की एक ख़राब स्ट्रक्चर की जो पहचान है। देखते हैं किस तरीके से ये अपने आप को प्रूव करते हैं, अपनी बॉडी को और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाते हैं। ऑल्दो उम्मीदें मेरी बहुत है अभी भी इस एथलीट से कि एथलीट तगड़ा ही कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। और बाकी सब लोग यहाँ पर एक्साइटेड तो हो ही गए, इंक्लूडिंग सैमसन दौदा, जो लिख रहे हैं कि सो हैप्पी टू सी यू बैक ऑन स्टेज ब्रदर। तो ये चीज़ आज बहुत ज़्यादा है और एथलीट्स एक दूसरे को प्रमोट बहुत ज़्यादा, प्रोत्साहित बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं, सारे टॉप कंटेंडर्स भी बाहर। काश इंडिया में भी ऐसा हो। अब इसके बाद हम बात करें अगले एथलीट की, तो यहाँ पर नाम आ जाता है ब्रायन एंसले का। तो मुझे लग रहा था ब्रायन ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, वो अगले साल कहाँ पर कैसे compete करने वाले, पर अंदर से एक पता थी, आवाज़ तो आई जाती है ना कि ये इंसान खेलेगा तो क्लासिक में ही। और एंसले ने लिख भी दिया है कि इस बार जो मैं जितना दे सकता था मैंने उतना दिया है मैक्सिमम, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्या मैं इससे ज़्यादा दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, अगले साल मैं और भी ज़्यादा बेहतर आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है देयर इज़, मतलब उनके हिसाब से अभी भी टैंक के अंदर काफ़ी कुछ गैस बची है और बहुत ज़्यादा वो अभी भी आउटपुट दे सकते हैं। और ये भी लिखते हैं ब्रायन के 2024 में क्लासिक विल बी बेटर देन एवर। तो अब पता नहीं और वो क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि अभी वो थोड़ा सा और साइज पुट ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं। पर ब्रायन का इस बार भी वो एम था कि मेरे पास क्रिस्पीनेस भर भर के होनी चाहिए, शार्पनेस में, हार्डनेस में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो अकेले ऐसे एथलीट है जो गारंटी देते हैं कि मेरे से ऊपर कोई शार्प आकर के दिखाए और मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंटली कोई शार्प आकर के दिखाए। यही चीज़ है जो एंसले को हमेशा ही कंडीशन बनाए रखती है गेम में। वो साइज़ भी गेन करते हैं अगर करेंगे, लेकिन मेन हमेशा कंडीशन पर ही खेलते हैं। ये चीज़ उनको बहुत अलग कर देती है बाकी के फेलो कंपेटिटर्स से। तो हाँ, क्लासिक में उनका मन अटका हुआ है और जहाँ पर मन होना चाहिए वहीं पर एथलीट को भी खेलना चाहिए। भले हमारा मन उनको 212 में देखने का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस एथलीट को अभी भी ये विश्वास है कि मैं क्लासिक में ही खेलूंगा और जीत करके दिखाऊंगा, तो उस विश्वास की भी हमें एक कदर करनी चाहिए। कम से कम ये इंप्रूव तो हो रहे हैं। इस साल इन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज तो दिखाया, ऐसा तो नहीं है ना कि वर्क नहीं कर रहे। लेकिन मेन बात ये आती है कि वर्क किस डायरेक्शन में इनको करना है, जजेस से इन्होंने फीडबैक कोई लिया है कि नहीं इस साल के ओलंपिया में, क्योंकि वही फीडबैक आपको आगे और लेकर के जा सकता है। तो यही है इस गेम का मेन रूल। फिलहाल के लिए इनका कंफर्म है, ये अगले साल भी क्लासिक में आने वाले हैं। और वही है, ब्रायन जहाँ तक है 2024 में क्या 2025 में भी क्लासिक तक ही खेलेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्टली रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, ऐसा मेरे को लगता है। ये मेरा सोचना है, क्योंकि अब इनकी एज बढ़ती जा रही है और ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी और डिवीज़न में जाना और उसके बाद में फिर वहाँ के हिसाब से मसल को ग्रो करना और उसके बाद में फिर वहाँ पर कुछ भी प्लेस ना लेकर आना। अभी भी ये क्लासिक में 4th तो आ ही जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है क्लासिक में जब से ये है। मैं भी मानता हूँ कि अब इनको क्लासिक में ही रहना चाहिए, क्योंकि 212 के लिए अब इनके पास में उतना टाइम भी नहीं है। वो एक एज होती है ना, उसको ज़रूर से हमें मद्देनज़र में रखते हुए देखना चाहिए कि ये एथलीट जो कर रहा है ना ठीक कर रहा है। आपका क्या मानना है? आपको लगता है इनको 212 या और भी बड़ी ओपन में स्विच अब तक कर जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं जहाँ पर मन है एथलीट को वहीं पर ही खेलना चाहिए? लिखना कमेंट में। बाकी अब आपको दोस्तों फ्रैंकली बताऊँ, इसके बाद ना कोई अपडेट नहीं है। अब जो भी अपडेट्स मिलने थे वो मिल चुके, क्योंकि अब ना कॉम्पिटिशन सीजन ख़त्म हो चुका है। अब आएगा डायरेक्टली आर्नोल्ड क्लासिक, और अभी तक किसी भी एथलीट ने ऐसा कोई कंफर्म नहीं करा है कि कोई बड़ा मेंस ओपन बॉडी बिल्डर, अगर फॉरेन एथलीट्स की बात करूँ तो वो आर्नोल्ड में खेलने वाले हैं अगले साल के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली कई सारे एथलीट्स आ जाते हैं। अभी एंड्रयू जैक ने अपनी फ़ोटो डाली, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं लैरी व्हील्स के साथ में। तो एंड्रयू जैक की भी फिजिक काफ़ी अच्छी है, ग्रो होती फिजिक है, प्रोबेबली ये कम्पीट कर सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। इसके बाद में सैमसन दौदा के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आर्नोल्ड में खेलेंगे। 500K की प्राइज़ मनी, जो हाईएस्ट प्राइज़ मनी है अभी तक आर्नोल्ड में जो दी गई हुई है, यूके वाले आर्नोल्ड की बात कर रहा हूँ, और अब वो यूके में होगा तो सैमसन दौदा का खेलना तो बनता ही है। तो अभी कंफर्म नहीं करा उन्होंने, बट हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी देखते हैं निक वॉकर का भी क्या प्लान है, आर्नोल्ड में वो भी खेल सकते हैं। अब सारे एथलीट्स जा चुके हैं ऑफ सीज़न मोड के अंदर, मेनली इंटरनेशनल एथलीट्स के अंदर में। तो अब मैं दोस्तों अलग तरीके की वीडियोस बनाऊंगा इस दौरान, यहाँ से लेके जनवरी, फरवरी और मार्च में आर्नोल्ड होगा। तो मार्च से पहले तक हम लोग कंटेंट अपना थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, वही जिस तरीके से कंटेंट आपको देखना पसंद है उसमें बायोग्राफीज आएंगी और दूसरी तरीके की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आएंगी, जिसमें कि अच्छी खासी आप लोगों को नॉलेज में देने की एक कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना मुझे पता है। और बस यही सारी चीज़ें। तो वीडियोस अब कम ही आएंगी क्योंकि अपडेट्स नहीं मिलने वाले उतने ज़्यादा। बाकी फिर भी चीज़ों को मैं उसी तरीके से बनाए रखने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से हमारा चलता है 6-7 वीडियोस का पर मंथ का। अभी तो इस महीने कई सारी और वीडियोस आनी है, वो मैं बना रहा हूँ, तो बस उनमें मिलते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही था, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।